नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका। आज की खबर में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियां और मौसम का हाल भी। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूस यूक्रेन संघर्ष में परमाणु विकल्प नहीं अपनाने की रक्षा मंत्री की अपील। राजनाथ सिंह की रूसी समकक्ष के साथ वार्ता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देखा परमाणु बल का अभ्यास। देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई अहम मोड़ पर। गांधीनगर में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में बोले गृह मंत्री। कहा, दीमक की तरह युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है नारकोटिक्स। 24 साल बाद गैर गांधी को कांग्रेस की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह स्टीयरिंग कमेटी का किया गठन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने की मंत्रिमंडल की पहली बैठक। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने टाली नई आर्थिक योजनाओं की घोषणा। और पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार। गुजराती नव वर्ष की भी शुरुआत। मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वियतनाम, ईरान, स्वीडन, बेल्जियम के राजदूत और युगांडा के उच्चायुक्त के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने परिचय पत्र प्राप्त किए। सरकार ने चीन से आयातित एक प्रकार के रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। इस रसायन का इस्तेमाल दवा उद्योग द्वारा किया जाता है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह सेक्टर के सुदपोरा में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया। भारत में चीन के राजदूत सुन विंडोंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से विदाई भेंट की। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध दोनों देशों, एशिया और दुनिया के हित में है। इसरो अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक का विस्तार करने की योजना बना रहा है ताकि उसका नागरिक क्षेत्र और देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाजों और विमानों द्वारा उपयोग बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व डिवीजन के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 600 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की खबर पर एक्शन लिया। एनजीटी ने उत्तराखंड में पखराऊ टाइगर सफारी निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोविड के खिलाफ टीकों की आपूर्ति में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए अमेरिका ने कहा कि अपनी अभूतपूर्व निर्माण क्षमता के कारण भारत एक प्रमुख टीका निर्यातक बन गया है। न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई। संसद में महिलाओं की संख्या 60 और पुरुषों की संख्या 59 हो गई है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच T20 विश्व कप सुपर 12 का मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया। गुजराती नव वर्ष के अवसर पर लोगों ने सूरत में स्वामी नारायण मंदिर में पूजा की। गुजरात में नव वर्ष की शुरुआत दिवाली के बाद होती है। और खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। रूस के रक्षा मंत्री ने फोन पर हुई बातचीत में राजनाथ सिंह को यूक्रेन के मौजूदा हालात से अवगत कराया, जिसमें डर्टी बम का इस्तेमाल करके उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर चिंताएं शामिल हैं। रूस और यूक्रेन में बढ़ती शत्रुता के बीच रूस के रक्षा मंत्री की पहल पर बातचीत की गई।
दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर चर्चा की। रूस ने करीब 2 सप्ताह पहले क्रीमिया में एक बड़े विस्फोट के जवाब में यूक्रेन के अनेक शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद दोनों के बीच टकराव बढ़ गया है। और इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से वहां बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा है। भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का परामर्श दिया गया। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से मार्गदर्शन और सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में दूतावास की वेबसाइट देख सकते हैं। कुछ भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद यूक्रेन से निकल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ नारकोटिक्स के व्यापार से आए पैसे आतंक के पोषण का भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और आतंक के वित्त पोषण पर एक प्रहार करने की लड़ाई को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों को साझा लड़ाई के रूप में लेना पड़ेगा और लड़कर जीतना होगा। ड्रग कानून प्रवर्तन प्रशिक्षणों का एक समान अभ्यासक्रम बनाने का काम एनसीबी ने एक कोर मॉड्यूल और 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए। मुझे लगता है सारे ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी राज्यों में अपने नारकोटिक्स कंट्रोल के एजेंसी के लिए उपयोग में लेना चाहिए और समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे यहाँ, समय समय पर इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि इसका फायदा बहुत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत 27 अक्टूबर को होगी, जो कि 28 तारीख को समाप्त होगा। इसमें राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के महानिदेशक शामिल होंगे। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्राण के अनुसार आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्माण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का एक प्रयास है। आतंकवादियों द्वारा नई तकनीक के उपयोग को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए 28 और 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक का आयोजन होगा। बैठक में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के अलावा 5 नए आने वाले सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में 5 देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन के नवनियुक्त विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली खास तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। 28 अक्टूबर को यह बैठक मुंबई में होगी और 29 अक्टूबर को दिल्ली में। बैठक में शामिल सदस्य देशों के प्रतिनिधि आतंकवादियों के उच्च तकनीक के उपयोग को मुकाबला करने के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। UN Security Council's Counter-Terrorism Committee will be hosted in Mumbai and in Delhi on 28th and 29th respectively. The overarching theme of this meeting would be countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes. The meeting will begin with a soft opening session and tribute to the victims of terrorism, in which UNSG's message, along with EM and other ministerial participants, will address the delegates, and discussions during the day will focus on the 3 separate sub-themes of 1. Countering terrorist exploitation of information and communication technologies. 2. Countering terrorism financing online, threats and opportunities related to new payment technologies and fundraising methods. And thirdly, threats posed by terrorists' use of unmanned aircraft systems. इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र की नीति किसी भी कारण से आतंकवादियों में भेद करने की नहीं है और न ही संयुक्त राष्ट्र
गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात में विश्वास करता है। Terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security, and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, wherever, whenever, and by whomsoever committed. The committee is determined to engage with all relevant stakeholders to assist member states in their efforts to address this terrorist threat. I am convinced that our deliberations and discussions during the special meeting will further contribute to enhancing the effectiveness of the overall effort to fight the scourge of terrorism on a global level. कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की नियुक्ति की है, जो कि कांग्रेस कार्य समिति के स्थान पर कार्य करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। पार्टी ने गुजरात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। बैठक में सीईसी सदस्यों और महासचिव मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल के अलावा अंबिका सोनी और गिरिजा व्यास भी मौजूद रहे। और इससे पहले कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसी के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य राजेश मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली और ज्योति मणिपर मौजूद रहे। इनके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। पदभार ग्रहण करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पंजाब के दौरे पर रहे। अमृतसर में उन्होंने पवित्र स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने अमृतसर में परिवार के सदस्यों के साथ पवित्र श्री हरमंदिर साहब में दर्शन और प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने पवित्र स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने और अरदास के बाद श्रद्धापूर्वक सेवा भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पवित्र स्वर्ण मंदिर में विजिटर बुक में लिखे संदेश में अपने अनुभव को साझा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पवित्र श्री हरमंदिर साहब के बाद जलियांवाला बाग का दौरा किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बताते हुए कहा कि यह शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिनके हम सदा ऋणी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके परिवार के सदस्यों ने जलियांवाला बाग के बाद श्री दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ में पूजा अर्चना की।
और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप देखते रहिए संसद टीवी। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष के अवसर पर लोगों से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखकर वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के पद पर बने रहने को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय करेंसी के नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र प्रकाशित करने पर विचार करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना आगामी नगर निगम चुनावों में कुछ सीटों पर अलग अलग और अन्य सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से कोयंबटूर कार धमाके मामले की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल और स्वच्छता विभाग में कथित तौर पर अनियमितता के मामले में सरकारी कर्मचारियों सहित 29 लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने की मंजूरी दी। बिहार सरकार ने छठ पूजा समारोह के लिए राज्य में आने वाले लोगों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय से और विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ईंधन के एक टैंकर में आग लगने और विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 23 लोग झुलस गए। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट की और इस बात कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह जल शक्ति के प्रति लोगों के उत्साह को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य का दिखाया रास्ता जैन गुरुओं की सीख इन वैश्विक संकटों का समाधान है। आचार्य गण ने अपरिग्रह का जो रास्ता बताया, आजादी के आंदोलन में पूज्य महात्मा गांधी ने भी उसे अपनाया। अपरिग्रह केवल त्याग नहीं है, बल्कि हर प्रकार के मोह पर नियंत्रण रखना, ये भी अपरिग्रह है। आचार्य श्री ने दिखाया कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए ईमानदारी से कार्य करते हुए सबके कल्याण के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। साथ और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। प्रधानमंत्री सुनक ने प्रधानमंत्री प्रश्नकाल सत्र के दौरान विपक्षी नेता कीर स्टारमर का सामना करने से पहले अपने नए मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री प्रश्नकाल सत्र ब्रिटेन की राजनीति में एक हाई प्रोफाइल साप्ताहिक कार्यक्रम है, जो कि हर बुधवार को दोपहर में होता है, जब हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक होती है। लगभग आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री को किसी भी विषय पर
सांसदों के सवालों के जवाब देने के लिए कॉमन्स चैम्बर में डिस्पैच बॉक्स में बुलाया जाता है। विपक्ष के नेता को 6 प्रश्न पूछने को मिलता है। और इसी बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। जेरेमी हंट वित्त मंत्री बने रहेंगे, बेन वॉलिस रक्षा मंत्री होंगे, जबकि डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री और स्वेला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्तीय बाजारों में उथल पुथल के बाद 11 दिन पहले ही जेरेमी हंट को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री के अलावा कानून मंत्री का भी दायित्व सौंपा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह अत्यंत गंभीर गलती होगी। जो बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि उसका अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास करने का इरादा है। इससे पहले यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रूस के इस दावे को खारिज किया कि कीव रेडियोधर्मी उपकरण डर्टी बम के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने कहा कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गुप्त रूप से निर्माण कार्य कर रही है और अपनी गतिविधि से ध्यान हटाने के लिए वो यूक्रेन पर आरोप लगा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज देश के सामरिक परमाणु बल का अभ्यास देखा, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण शामिल है। रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि रूस पर परमाणु हमला होने की स्थिति में रूस द्वारा बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने का अभ्यास किया गया। गौरतलब है कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच भीषण तनाव की पृष्ठभूमि का यह अभ्यास हुआ है। कप्तान एंडी बालवर्नी के अर्धशतक और जोश लिटल की शानदार गेंदबाजी के अलावा बारिश में आयरलैंड ने T20 विश्व कप के सुपर 12 के मैच में इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर 5 रन से पराजित कर एक और बड़ा उलटफेर किया। 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को बाहर का रास्ता दिखाकर सुपर 12 में जगह बनाने वाली आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने पर 19.2 ओवर में 157 रन पर आउट हो गई। आयरलैंड की तरफ से बालवर्नी ने 47 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जो उनका T20 विश्व कप में पहला और कुल 8वां अर्धशतक है। आयरलैंड की यह विश्व कप में इंग्लैंड पर दूसरी जीत है। भाई दूज और गोवर्धन का पर्व आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बधाई दी है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर ब्रजमंडल में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। गोवर्धन में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अनेक लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बेल्जियम में आयोजित पंपकिन रिले रेस की तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।